नमस्कार। विश्व शांति मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन की सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है कि महाराष्ट्र में एक सप्ताह से चल रही सत्ता संघर्ष का पटाक्षेप हो गया, जब कल शाम को 8 बजे के करीब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिवसेना के विद्रोही गुट एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री के पद पे आसीन करने के लिए शपथ दिलाई। एक नाटकीय घटनाक्रम में महाराष्ट्र की सरकार का भले ही गठन हो चुका है, भले ही भारतीय जनता पार्टी का ही पहली बार हुआ, परंतु विद्रोहियों को मुख्यमंत्री बनाने की इस देश में राजनीतिक दलों की अपने अपने स्वार्थ के लिए प्राचीन परंपरा है। 44 साल पहले 18 जुलाई 1978 को महाराष्ट्र में ही ऐसा प्रयोग किया। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ध्वजवाहक कहने आपातकाल के लिए कोसने वाली जनता पार्टी की ने जब कांग्रेस की गठबंधन की सरकार को तोड़कर उस सरकार के शरद पवार को सहित उनके 12 साथियों को इस्तीफा दिलाकर उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए लोकतंत्र को किस प्रकार से हाँकती है, इसका कई उदाहरण हैं। इस उदाहरण के तहत हमें हरियाणा में भजनलाल का उदाहरण मिलेगा, केंद्र में चरण सिंह और चंद्रशेखर का उदाहरण मिलेगा, और कई ऐसी और भी उदाहरण हैं जो राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक पार्टियों को तोड़कर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। हकीकत तो ये है, राजनीतिक पार्टी जब विपक्ष में रहती है उसे लोकतंत्र का, संविधान का, इसका भान होता है, उसकी दुहाई देते हैं। परंतु जैसे ही वो सत्तासीन होता है तो उनका ध्यान केवल यही रहता है उनके खिलाफ कोई आवाज़ न उठाए, चाहे जनहित की हो, राष्ट्रहित की हो। कोई भी सत्तासीन सरकारें यह सह नहीं सकती कि उसकी सरकार में उसकी नीतियों की, उसके कार्यों की, उसकी सत्तानंद में कोई दखल देने के लिए सड़कों पे उतरे। जनता को उसे हमेशा असुरक्षा की भावना नज़र आती है। इसी असुरक्षा की भावना को देखते हुए केंद्र में सत्तासीन सरकारें विभिन्न तिकड़मों से विपक्ष की सरकारें ढाती है, चाहे वो किसी भी नाम से ढाई जाए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, देश के हितों को सुरक्षा करने के लिए। हकीकत तो यह है, ये केवल अपनी असुरक्षा की भावना या और अपने अहम को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। वैसे महाराष्ट्र में शिवसेना की ठाकरे सरकार ने सत्तासीन होने के बाद वही काम किया जो उसको नहीं करना चाहिए, जो उसके सिद्धांतों के खिलाफ था। पालघर में जो साधुओं की निर्मम हत्या धर्मांतरण के गिरोह ने कराई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनकी आवाज़ उठाने वालों पर ही दमन शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार ने किया।
उसके बाद सबसे हैरान करने वाली प्रकरण यह आया कि वो सत्ता के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के चंगुल में इस प्रकार फंस गई थी कि वो केवल उनके अपने विरोधियों को दमन करने के लिए उतारू थी। वो किसी प्रकार से, चाहे उसमें भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे कहाँ पे अपराध का मामला हो, वो अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों पे निर्ममता से दमन करती थी, कानून पुलिस का दुरुपयोग करती थी। वही काम शिवसेना की उद्धव ठाकरे ने एक हास्यास्पद काम किया कि हनुमान चालीसा, उनके आवास पे हनुमान चालीसा पढ़ने का आह्वान करने वाली एक निर्दलीय सांसद और उसके विधायक पति को, राणा को न केवल गिरफ्तार किया अपितु उनके घर पे शिव सैनिकों ने तांडव भी मचाया, उसको गिरफ्तार किया, जेल भेजा गया। तो इससे देश की आम जनता नाखुश रही कि कैसा हिंदुत्व है जो हनुमान चालीसा बोलने वालों पे इतना कुठाराघात करता है। ये तमाम चीज़ें भले ही अब उद्धव ठाकरे ये कहें विश्वासघात हुआ, ये इसमें भी कोई दो राय नहीं, विश्वासघात हुआ। उनकी विश्वासघात हमेशा करीबी करते हैं, जिन पे विश्वास होता वही विश्वासघात करते हैं। सत्ता के लिए जिस प्रकार से पवार ने अपने राजनीतिक गुरु यशवंतराव चव्हाण को, जिन्होंने 27 साल की उम्र में उन्हें बारामती सीट से विधायक बनाया था, जिनके कहने पे बसंत दादा पाटिल ने, जो कांग्रेस की गठजोड़ के मुख्यमंत्री थे 78 में, उन्होंने उद्योग मंत्री बनाया था। वैसे ही एकनाथ शिंदे को, जो खुद गरीब परिवार से आते थे, शिवसेना के एक सामान्य कार्यकर्ता थे, उनको पार्षद से लेकर कई बार विधायक से लेकर 4 बार से अधिक विधायक बने हुए। और उसके बाद जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष, उन्हें विधायक दल का नेता 2019 में खुद ठाकरे उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। वो यह कहते थे कि मैंने बाला साहब ठाकरे को वचन दिया है। इतना विश्वास था उनका। वो विश्वास उनका अपने चचेरे भाई राज ठाकरे पे नहीं था। वो राणा के विश्वास विद्रोह से आहत थे, वो अपना विश्वासी समझते थे। उनके बेटे को भी उन्होंने सांसद बनवाया था। इन तमाम चीज़ों पे जब वो विद्रोह किया सत्ता के लिए, सत्ता और प्यार में कहते हैं सब जायज़ है। ये अवसरवादियों का भले ही कहना हो, पर भारत क्या विश्व की तमाम राजनीति में यही दृष्टिगोचर होता है। औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बना दिया था। ये तमाम चीज़ें होती हैं, कितने जुल्म ढाए थे विरोधियों पे। तो ये सत्ता को अनंत काल तक भोगने की और असुरक्षा की भावना से, और मैं एकमात्र मैं रहूं, इसकी वजह से तमाम सत्तासीन अनेक को कुकृत्य करते हैं, जायज़ मांगों को नहीं सुनते हैं, जनहित की बातों करने वालों को दमन करते हैं। यही नीति ये तमाम महाराष्ट्र प्रकरण में भी रही और अन्य प्रकरणों में रही। इसी के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत मजबूती से कांग्रेस के बाद कोई दल उभरा तो वो शिवसेना थी। कांग्रेस का विभाजन हुआ तो कांग्रेस से जो बड़े नेता थे शरद पवार, उनका जो प्रभाव था महाराष्ट्र में काफ़ी था, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस बना दिया। पर कांग्रेस का अपना मजबूत गुट अलग हुआ। शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी मिलके काम करे। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना
दशकों पुरानी एक इस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एक पुरानी सहयोग, सबसे पुरानी सहयोगी है। 2019 में जब सरकार बनी तो शिवसेना ने और की भी ये आशा थी, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में घोर विरोधी पीडीएफ की प्रमुख महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बना दिया था, उसके बाद शिवसेना की ये आशा थी कि जब हमारी सरकार आई तो शिवसेना को भी एक अवसर मिले 2.5 साल सरकार चलाने का। परंतु भारतीय जनता पार्टी, जो इस समय मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में पूरे देश में अपने परचम लहराने का मन बना चुकी थी, उसे शिवसेना की मांग अपने बढ़ते हुए विस्तार के आगे उचित नहीं लगी और उन्होंने एक प्रकार से शिवसेना को अवसर देने का, मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकदम ना कर दी। शिवसेना इस बात से हैरान थी कि हम कभी महाराष्ट्र में बड़े भाई का दर्जा हमारे पे था, हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर यहाँ पे हिंदू सनातन धर्म का, भारतीयता का परचम लहराया था, राष्ट्रवाद का परचम लहराया था। और भारतीय जनता पार्टी जब पीडीपी को, अब्दुल्ला महबूबा को मुख्यमंत्री सहन कर सकती है, ढो सकती है, बना सकती है, तो भारत माता की जय कहने वाले, वंदे मातरम कहने वाले, राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष करने वाले भारत राष्ट्रवादी ताकत शिवसेना के मुख्यमंत्री को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे? असली ये वर्चस्व की जंग थी, ये शिवसेना के दिमाग में ये गलत प्रश्न नहीं था। तो इसके कारण रास्ते अलग अलग हो गए। अकाली दल के साथ भी भारतीय जनता पार्टी का कुछ साल पहले ही रास्ता अलग हुआ, जो पुरानी सहयोगी थी। अकाली दल पंजाब में थी और महाराष्ट्र में शिवसेना शुरू से थी। अब इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व ने, जो घोर शिवसेना के विरोधी थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र से दूर रखने के लिए शिवसेना का सहयोग ले लिया और एक महाआघाड़ी विकास मंच बना दिया, एक मंच बना दिया और उसकी एक साझा सरकार बनाई और साझा एक नेतृत्व बनाया कि कई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, वो किस प्रकार के मुद्दों को आगे लाएगी, किसको रोकेगी। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, संभाजीराव तो ये एक बड़ा वो था। तो सरकार का नेतृत्व पवार भी नहीं करेंगे। पवार का प्रधानमंत्री पद पे सीधा निशाने लगे हुए थे, नज़र लगी थी, अभिलाषा लगी थी। कांग्रेस के भी, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सीटें, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सीटें शिवसेना से कम थी। 288 के विधानसभा में 145 सीटों से जो जिसके पास होगा वो सरकार बनाएगी बहुमत के अनुसार। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन उसकी जो सहयोगी थी वो दूसरे नंबर में शिवसेना थी। वो 56 स्थान लेके आसीन थी।
तो वो जब विपक्ष में चले गई तो भारतीय जनता पार्टी 106 और उसके कुछ सहयोगी हो गए, मतलब वो पर्याप्त बहुमत से बहुत दूर थी। इधर शिवसेना ने राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ मिलकर 169 सीटों का एक आंकड़ा जुटा लिया था। सरकार बनी उससे पहले एक दिन की जो यकायक राज्यपाल ने शपथ भारतीय जनता पार्टी के सरकार को दिला दिया और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अजीत पवार मुख्यमंत्री बनाया। जब हल्ला मचा तो फिर वो वापस हुए तो सरकार अपदस्थ हो गई, बहुमत नहीं जुटा पाई। उसमें क्या किया, कुछ कहा गया कि कई 1200 करोड़ से ज़्यादा का जो खजाना था वो वापस केंद्र में भेज दिया गया। कुछ इस ढंग से आरोप प्रत्यारोप चले। अब सरकार बनी तो ठाकरे को मुख्यमंत्री बने के पवार ने कहा ठाकरे वरिष्ठ नेता हैं, उनके अनुशासन में रहेंगे तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रही। अजीत ठाकरे वो मुख्यमंत्री बने। अजीत पवार जो थे, तो ये तमाम चीज़ें हैं। बड़े मंत्रालय किसे बांटे क्या बांटे, पवार ने बड़ी कुशलता से उसको, और एक प्रकार से ये महागाड़ी जो ठाकरे सरकार का रिमोट काफ़ी हद तक पवार के हाथ। पवार राजनीति के बड़े चतुर खिलाड़ी माने जाते। चतुर खिलाड़ी में तमाम साम दाम दंड भेद अपनाना, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी में चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह। अब दो चाणक्यों के वर्चस्व की लड़ाई हो। भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि हमारी बनी हुई सरकार हमारे हाथ से छीन ली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ने, ये उनके सीने में एक सूल जैसे चिमट गई। तो प्रयास क्या किया गया, शिवसेना के ही 39 विधायकों को गुपचुप तरीके से वहाँ ले जाया गया, सूरत ले जाया गया। जब सूरत चले गए तब भनक लगी सरकार को। अब सूरत क्यों ले जाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ विपक्ष की, वहाँ कांग्रेस और इनका कोई हस्तक्षेप नहीं है विपक्षी दलों को। जब और हल्ला मचा तो ठीक आसाम पहुँच गए। आसाम में पहुँचे, तमाम रणनीति हुई, बड़े महिमा मंडित हुए कि शिवसेना का हिंदुत्व सोच को बचाने के लिए एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में जो मंत्री थे ठाकरे सरकार में, उन्होंने कहा कि हम हिंदुत्व की रक्षा के लिए ये आए हैं। जो उद्धव ठाकरे की सरकार है वो महाअघाड़ी यानी पवार और कांग्रेस के शिकंजे में है, जिससे हमारे मुद्दों के पे भूल हो गई है, उपेक्षा हो रही है और हम उस गठबंधन से बाहर आना चाहते हैं। और हिंदुत्व के लिए जो बाल ठाकरे के जो सिद्धांत थे, जिनके लिए उन्होंने शिवसेना की एक स्थापना की थी, वो उसको वजूद बनाए रखना चाहते हैं। सुनने के लिए और कहने के लिए बहुत अच्छा, हकीकत में जो राजनीति में जो सामने दिखाई देता वो होता नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ी एक विचित्र स्थिति ये आई कि दल बदल विधेयक, जिस दल बदलने को जिसके कारण कांग्रेस ने कई विपक्षी सरकारों को बर्खास्त किया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, दल बदल किया, कुख्यात रही। भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम विपक्ष के लोग जब कांग्रेस सत्तासीन थी तो पानी पी पी को उसे लोकतंत्र का हथियारा बता रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई तो उसने भी वही काम किया। तमाम प्रदेशों में, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में असफल रही, राजस्थान में असफल रही, पर मध्य प्रदेश में सफल रही। उधर से पूर्वोत्तर से लेकर कई राज्यों में, गोवा और कई अन्य राज्यों में परचम लहराने में यही काम किया, कर्नाटक में। अब भारतीय जनता पार्टी का भी ये ड्रामा है कि जब जिसकी लाठी उसका भैंस,
अब इसमें ये है कि किस ढंग से ये क्या है घटनाक्रम। लोकतंत्र के बारे में कहा जा रहा है, जिसके पास सत्ता होती है वही। अब इसमें ये कहा गया है कि महाराष्ट्र से जो विधायकों का किया है उसमें 3000 करोड़ रुपए का खर्च हो। प्रत्येक विधायक को ये बताया गया, खबरों में ऐसी अपुष्ट खबरें हैं कि 50-50 करोड़ रुपये दिए गए पर विधायक को। कुछ निर्दलीय भी थे 9 विधायक, 39 के करीब शिवसेना के थे, और उन्होंने रोका भी नहीं ठाकरे ने। ये भी बड़ी अजीब बात है। अब एक तरफ तो ये कह रहे हैं इस विद्रोह में परोक्ष रूप से पवार गुट का भी है। पवार के पास ही गृह मंत्रालय का विभाग है, पवार गुट के मंत्रियों के पास भनक तक नहीं लगी। जब सूरत पहुंच गए विधायक तब जागी सरकार कुंभकर्णी नींद। ऐसा ही काम मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को गिराने में हुआ। हरीश रावत की सरकार और राजस्थान के गहलोत की सरकार बचाने में ये दोनों नेता सफल हो गए। उनके पास तंत्र मजबूत था, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने घोड़े खोल दिए थे, पर वहां वो असफल रहे। अब इसमें कुछ कह रहे हैं कि ये बेहतर है विरोधी दलों का इस प्रकार से वो नहीं, दूसरा कह रहे हैं लोकतंत्र। अब हम इसकी गहन समीक्षा करेंगे। लोकतंत्र क्या है? एक तरफ दल बदल है, सर्वोच्च न्यायालय बीच में दखल आया है। सर्वोच्च न्यायालय जैसे ही उपाध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष ये निर्णय लेते कि ये असंतुष्ट विधायक ही है, दल के नीतियों के खिलाफ विरोधियों से मिलकर सरकार को अपदस्थ कराने के लिए काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ शिकायत जो दर्ज की थी शिवसेना ने, उस पर निर्णय लेते उसमें समय दिया था। तब तक सर्वोच्च न्यायालय के द्वार खटका दिए एकनाथ शिंदे के गुट के विधायकों ने। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं होगी, 11 तारीख तक कोई नहीं करेगा। उनके इसी बीच बहुत चतुराई से उनको समझाते रहे। आसाम में वो एक वीडियो भी आया, आसाम में वीडियो आया, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं हमारे साथ सुपर पावर है। राजनीति में लोग सब जान रहे थे तो कौन किसके पीछे है, कौन क्या, पर वो अपने विधायकों कर डरो मत, वो सुपर पावर है जिसने पाकिस्तान को झुका दिया और जरूरत पड़ने पर वो सामने आएंगे। अब ये सीधा सीधा ये सारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ करता था, अमित शाह की तरफ करता था, मोदी जी की तरफ करता था। आला नेतृत्व तो वही है। अब जब आला नेतृत्व हैं तो वो सारे उसके बाद पता चला है कि बीच में इनकी मीटिंग भी हो गई। एकनाथ और ये फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, मुख्यमंत्री भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रह गए, अभी भी दावेदार नहीं बनाए रखा है। आज या कल वो शपथ लेंगे, आज ही लेंगे शायद देर रात। अब ये महत्वपूर्ण चीज़ ये रही कि किस ढंग से इनको आगे बढ़ाया जाए। अब उसमें मीटिंग भी हो गई। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस एकदम वहाँ पहुँचे, दिल्ली आए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से मिले, पर मुख्य बात उनकी अमित शाह से हुई। अमित शाह से मिलते ही वो एकदम, राज्यपाल को कोरोना हो गया, राज्यपाल कुछ दिनों से हॉस्पिटल में भी रहे, चिकित्सालय में। अब वो वापस आए तो तुरंत आनंद फानन में ये दिल्ली आए। कौन? देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आए। अमित शाह ने उन्हें मंत्र दिया। मंत्र लेके वो जैसे ही महाराष्ट्र पहुंचे, सीधे अपने समर्थकों, अपने विधायक, वरिष्ठ नेताओं को लेकर राजभवन में जाके उन्होंने कहा कि शिंदे गुट द्वारा शिवसेना से समर्थन वापस लिए जाने, निर्दलियों द्वारा समर्थन वापस लिए जाने से उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमत में आ गई। अब अल्पमत में आ गई, इसलिए इसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसी स्थिति से
अल्पमत सरकार को नीतिगत फैसले करने से रोके और उसका एक ही फैसला है कि विधानसभा में शक्ति परीक्षण किया जाए। अब राज्यपाल ने भी, जो सुप्रीम कोर्ट ने उन विधायकों को जो षड्यंत्र कर रहे थे, ये दल के खिलाफ थे, उनके खिलाफ एक्शन लेने से रोका, तो उसके बाद ही होना चाहिए था। पर लेकिन सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ एक स्थिति और भी आ गई कि राज्यपाल ने तुरंत, राज्यपाल वैसे भी केंद्र के एक प्रकार से इशारों पर काम करने वाले व्यक्ति के रूप में कुख्यात रहे भारत में, भले ही संविधान उनको महामहिम की दर्जा दे, पर राज्यपाल कांग्रेस के रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के रहे, पहले भी रहे हो। बहुत कम राज्यपाल होते हैं जो संवैधानिक परंपराओं के अनुसार काम करते, नहीं तो अपने आकाओं के अनुसार जो उनको सरकारें होती हैं उनको उनके इच्छा के अनुरूप ही काम करते हैं। अब उन्होंने इस प्रकार से तुरंत 24 घंटे के अंदर 30 तारीख को 11 बजे सदन में शक्ति परीक्षण होगा कि किसके पास बहुमत है, किसके नहीं। अब शिवसेना ने, जिसने बहुमत नहीं था, हकीकत में बहुमत नहीं था, लेकिन वो संवैधानिक परंपराओं का, उसके नियमों का, दल बदल विधेयक के प्रावधानों के अनुसार उन विद्रोही विधायकों को खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है और किसी भी प्रकार अपनी सरकार बचाना चाहता है। जब उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में, शिवसेना ने अनुरोध किया, सर्वोच्च न्यायालय में दोनों पक्षों का तर्क सुना, शाम के 9 बजे तक यही सुनवाई चलती रही। अंत में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, भाई सदन में बहुमत का फैसला तो विधानसभा में ही होगा और राज्यपाल ने कहती है तो कल ही होगा। मधुबल शिवसेना का जो फरियाद थी कि जो ये थे, ये जो विद्रोही हैं, इन पे जो अंकुश लगाने का राज्य विधानसभा उपाध्यक्ष का जो प्रतिबंध लगा रखा था, इन पे वो किया जाए। 2 विधायकों को, सत्तारूढ़ दल के 2 विधायकों को, जो महाअघाड़ी गठबंधन है, उनको कोरोना हो रखा, वो अस्पताल में थे, 2 विदेश में गए थे, 2 जेल में हैं। उन 6 विधायकों के समझ नहीं। तो ये नीति, जैसे ये हुआ तो दिन में, उसी दिन इसमें उद्धव ठाकरे ने भी बैठक बुलाई मंत्रिमंडल की, और हिंदुत्व का कार्ड खेलते हुए औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखना, जो बहुत लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसके लिए शिवसेना पर भी लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। ठाकरे जी की भी थी, बाला साहब ठाकरे की भी मांग थी ये रखने की। तो उस पर थोड़ा बहुत ना नुकुर करते हुए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी मान गए। केवल विरोध में ये जो अंसारी हैं, ये हैदराबाद वाले, उनकी पार्टी के लोगों ने विरोध की बात की, पर उनकी सुनाई कहाँ हुई। ये चालें उन्होंने तब चली कि जब हमने देख लिया कि अब सरकार नहीं रहनी है, ये भारतीय जनता पार्टी करेगी, उससे पहले खुद कर लें, इसका श्रेय ले जाए, चाहे उसको वो कल करे ना करे, हम ये कहेंगे हमने तो कर दिया था, इन्होंने रोक दिया, या ये नहीं करेगा। और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गले की हड्डी बन जाए। करें तो जो विवाद हो उसको झेलें, ना करे तो शिवसेना के निशाने पर रहे कि हमने तो कर दिया पर इन्होंने नहीं किया। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने बहुत भावनात्मक एक बयान दिया और अपने त्याग पत्र की घोषणा की। उन्होंने कहा, जिन विरोधियों से आशा थी दगा देने की, उन्होंने तो साथ निभाया। जो अपने थे, जिनको सब कुछ दिया, उन्होंने विश्वासघात किया। तो कोई बात नहीं, सत्ता की मलाई वो खाएं
मैं इससे इस्तीफा देता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ शिव सैनिक का खून बहे, वो विरोध करें। और उन्होंने कहा शिवसेना हम मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, हमारी है। पर ये निश्चित है शिवसेना को कहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदू महासभा की तरह डंप करने की कोशिश तो नहीं कर रही है। अब देखना ये है कि ये जो सरकार बनेगी, हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, उसमें शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी जाएंगे। ऐसी आशंका है कि आज रात को भी उन्हें मुख्यमंत्री का शपथ दिलाई जा सकती है और बाद में वो अधिवेशन के बाद अन्य मंत्रियों को दिलाई जा सकती है। वो मुख्यमंत्री का पद एकनाथ शिंदे को दिया जाता और अन्य 12 को भी मंत्री, जो मंत्री थे उनको बनाया जाएगा। ये तमाम बातें हैं। इसमें इस तमाम प्रकरण में जो चर्चा में रही, संजय राउत शिवसेना के प्रवक्ता, सामना के संपादक, उन्होंने निशाना फिर साधा। उन्होंने कहा एक शालीन मुख्यमंत्री को अपमानित किया गया, षड्यंत्र किया गया। उनका जिनका जमीर मर चुका है वो उनसे क्या आशा करें। विश्वासघात किया गया, अपनों ने विश्वास किया, पीठ पे खंजर घोंपा। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि मुख्यमंत्री तो बनाएंगे नहीं भारतीय जनता पार्टी वाले, बनाते तो हम बनाते ही, शिवसेना बनाती है। शिवसेना गांवों तक है महाराष्ट्र के, ये कहा संजय राउत ने, जो अपने बयानों से बहुत, उन्होंने कहा मुझे बंद कर दो, ईडी बुलाओ, कुछ बुलाओ, मुझे डर नहीं है। शिवसेना फिर खड़ी होगी मजबूती से, जमीन पे, हवा में नहीं। वो तो चुनौती दे रहे थे विद्रोहियों को, शिव सैनिकों को। कहता है आप आसाम में क्या कर रहे हो, गुवाहाटी में नहीं, चौपाटी में आ जाओ, साहस। तो ये तमाम चीज़ें हैं। आने वाला समय महाराष्ट्र का किस प्रकार का होगा सत्ता संघर्ष में, अब हम इसे लोकतंत्र के हिसाब से एक आकलन करते हैं ये तमाम चीज़ों का। तो हम देखते हैं कि भारत की राजनीति के हमाम में सब नंगे हैं। कांग्रेसी रहे सत्ता में तो एक छत्र उन्होंने निरंकुश होकर विपक्षी सरकारों को सहन नहीं किया। अन्य विपक्षी दल रहे तो उन्होंने भी यही काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी वाले रहे तो साम दाम दंड भेद, बेमतलब में दल बदल विधेयक बनाया गया, संसद में कहा ये अंकुश लगाएगा, पर उसका जनाजा जिस प्रकार से निकल रहा है एक हंसी का पात्र। अब ये क्या कारण है? अब लोकतंत्र की जो दुहाई दी जाती है भारत में, उस पर जरा एक नज़र डालें कि भारत में लोकतंत्र है भी या नहीं है। लोकतंत्र लोगों के लिए होता है, जनता के लिए होता है, जनता की भाषा में होता है, पर ये दलों का तंत्र है, दलों के लिए होता है, दलों द्वारा चुने हुए लोगों के लिए होता है। यहाँ जो मतदान होता है, जहाँ पे प्रतिनिधि बनाए जाते हैं, शासक बनाए जाते हैं, उनकी योग्यता और मापदंड के लिए नहीं बनाते। देश सेवा कितनी, उनके पास गांधी कितने हैं, वो किस जाति के हैं, किस क्षेत्र के हैं, किस परिवार के हैं, जनहित का कोई इतिहास नहीं देखा जाता। वो संघर्ष करने वाले हैं कि नहीं हैं, वो यशमैन हैं या नहीं हैं, मेरे स्वार्थों का पिटारा अपने कंधे पे मूक ढंग से उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। किंतु परंतु करने वाले और विद्वता और विद्वानों को, नामी आदमियों को कोई भी पार्टियां अपने सरकार, अपने संगठन में स्थान नहीं देती है। पार्टियां कोई किसी की भी हो,
प्रतिभा से सारी पार्टियां डरती हैं। जाति के नाम पे वोट मांगा जाता है, धर्म के नाम पे वोट मांगा जाता है, परिवार के नाम पे वोट मांगा जाता है, क्षेत्र के नाम पे वोट मांगा जाता है, गांधी के नाम पे शराब की गटर बना दिया जाता देश को, धनों का प्रलोभन, ये तुम्हें फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। अरे देश के लिए सिस्टम ठीक क्यों नहीं कर रहे हो? देश की भाषा में अभी तक तुम आक्रांताओं की भाषा को देश पे थोप रहे हो। शासन तंत्र, न्याय तंत्र सारा उसी के चंगुल में फंसा हुआ। शिक्षा से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, सब थैली शाहों के शिकंजे में फंसे हुए। आम जनता इससे दूर है। किसी को ये नहीं पता, आम जनता को, जनता तो बहुत दूर की बात, नेताओं को ये देश का क्या होगा, ये देश के हित में कैसे काम होगा, देश की प्राथमिकताएं क्या है। आम जनता स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा से वंचित। व्यापार, विद्या व्यापार, काला बाबा कहते थे, विद्या व्यापार, धर्म व्यापार, राजनीति व्यापार, सब व्यापार करें। हराम का माल आराम से खाने के लिए राजनेता प्रयास करता है। अपनी सुविधाएं, देश के रक्षकों को भी अग्निवीर बना दिया और नेताओं अफसरों के वेतन, पेंशन लाखों रुपए। क्या होगा इस चीज? आम जनता जनहित के लिए पैसे नहीं है और तमाम तमाशे कराने के लिए हजारों करोड़ रुपए बहाए जाते हैं। किस लिए बहाए जाते हैं? कहां से आते हैं? केवल चुनाव जीतने तक ही इस देश का नहीं। देश कितने चारों तरफ के भारत विरोधी तत्वों से घिरा हुआ है, उनके शिकंजे में है। उन पर कौन अंकुश लगाएगा, इसकी चिंता नहीं, इसकी नीतियां नहीं। पर एक तरफ ये कहा जाता है जब तक सिस्टम ठीक न हो तब तक राष्ट्र विरोधी तत्वों को, अंध तुष्टिकरण करने वालों को, भ्रष्टाचारियों को और परिवारवादियों को देश की व्यवस्था को लूट खसोट करने के लिए सरकारों में आसीन नहीं होना देना चाहिए। इसके लिए मजबूती से साम दाम दंड भेद करके ऐसी सरकारों को ध्वस्त करना चाहिए। ये पहला फर्ज है। अगर कश्मीर में ये फर्ज निभाया होता, अगर ये फर्ज बंगाल में निभाया होता, ये पंजाब में निभाया होता, तो आज देश की दशा ही कुछ और होती। पर यह है कि जो भ्रष्टाचारी हमारे शरण में आए उनको माफ कर दिया जाए और भ्रष्टाचारी और दलों पे शासन का तंत्र लगाया जाए, ये उचित नहीं है। उचित यह है भ्रष्टाचारी अपना हो या पराया हो, जिन्होंने देश को लूटा है उनको संरक्षण देने का काम कोई व्यवस्था न करे, उन पे अंकुश लगाने का। पर यह कहा जाता है कि किस ढंग से देश आगे बढ़ेगा। इसलिए महाराष्ट्र की कथा के तमाम प्रकरण पर बात करते हुए यही आई, भारत में लोकशाही के नाम पे चल रही इस लूटशाही के हमाम में सभी दल नंगे हैं।